जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और इस वक्त पंजाब में हर तरफ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर क्यों चल रहा है ये सब जानते हैं कि युद्ध नशों के विरुद्ध चल रहा है, लेकिन उस युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश, अंकुश लगाने की कोशिश या नई दशा या दिशा बदलने की कोशिश, आखिर क्या ऐसा हुआ उस युद्ध को लेकर कि एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता पहुंच गया कोर्ट में और उसने एक याचिका लगाई। याचिका में ऐसा क्या हुआ कि आपको साथ के साथ दिखाएंगे भी कि 113 नंबर पेज, वहां पर नंबर 91, 92 और 93 समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि अब युद्ध नशे के विरुद्ध जब कोर्ट में पहुंचा तो उस युद्ध को लेकर अब पंजाब सरकार को नोटिस जारी हो गया है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों पिटीशन लगाई गई और इस पिटीशन लगाने की तमाम पेचीदगियां जो कानूनी तौर पर ऐसा क्या हुआ कि आज पंजाब सरकार कटहरे में सवालों के आके खड़ गई। मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता कंवर पाहुल सिंह। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण। वकील साहब, सबसे पहले तो आपने याचिका लगाई, कोर्ट पहुंचे, अब 25 मार्च को सुनवाई है। ऐसा क्या इस याचिका में आया और जब यूपी में हुआ, क्योंकि आज जब पंजाब में हो रहा है, यूपी के योगी जो सीएम है उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि उस राह पर पंजाब सीएम है, तो आपको क्या रास नहीं आया या ये सही था या गलत था? देखो, जहाँ तक ये बात है कि रास नहीं आया या सही है या गलत है, इस पे जो टिप्पणी है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमने जो देखा, जैसे आपने बताया कि यूपी में जो हुआ था उसमें जो है हम अपने हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने डायरेक्शंस कुछ पास करी थी और उस डायरेक्शंस के साथ जिस पे मैं बाद में आऊँगा जी, उसके साथ उन्होंने कुछ और डायरेक्शंस जो हैं जी, वो भी उन्होंने जो है करी। उसके जो रेपरकशंस हम कह सकते हैं कि अगर कोई उसके डायरेक्शंस की वायलेशंस में अगर कोई काम होता है, कोई एक्ट होता है जो सरकार कर रही है जी, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी उन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किए थे जी, उनको लेके वो स्ट्रक्चर्स हमारे पब्लिक अथॉरिटीज़ या पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनके खिलाफ वो स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंटेशन में ना लाया जाए, इसके लिए हमें जो है माननीय हाई कोर्ट में मूव करना पड़ा। जी, ठीक है, पीआईएल के द्वारा पीआईएल जो डाली गई है वो पीपल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डाली गई है और इसमें हमने सबसे पहले जो एक रिलीफ मांगा कि ठीक है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो पीआईएल है ये किसी भी नशा क्रिमिनल तस्कर या किसी के भी फेवर में नहीं है। एक्चुअली ये जो पीआईएल है वो हमारे पंजाब सरकार की फेवर में ही डाली गई है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो यूपी की जजमेंट आई थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो डायरेक्शंस कर रहे हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता और फिर अगर किसी भी बंदे की जो अक्यूज है, किसी जिसने कोई क्राइम किया है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एनडीपीएस का क्राइम किया है, पर उसने कोई भी क्राइम किया है, अगर सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी अगर उसको डिमोलिश करना है तो उसमें उसको सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जी, वो प्रोसीजर क्या उन्होंने बताया, प्रोसीजर उन्होंने ये बीच में बताया कि सबसे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी, जो हमारा एक बेसिक रूल होता है कानून में, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिकॉज हम एक्ट कर रहे हैं, किसी को सजा ही दे रहे हैं ना एक तरह की। और अगर उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी के बाद उन्होंने उसको अपील का भी हक देना है कि वो चाहे तो वो अपील कर सकता है अगेंस्ट दैट नोटिस। अगर जब अपील सब कुछ हो जाएगा फिर उन्होंने एक फाइनल ऑर्डर पास करना है कि ठीक है, हमें पता चल गया है कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, ये नशा या क्राइम करके ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो हम इसको जो है डिमोलिश करेंगे। उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर जो है पास किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद फिर 30 दिन के अंदर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि हम इसको डिमोलिश करेंगे। जी। अब
अब यहाँ से हमारी पीआईएल का बेस शुरू होता है, क्योंकि ये तो उन्होंने करना ही है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो करना ही है, जो डायरेक्शंस हैं वो तो पास करनी है। उसमें जो जो आपने बात की 92, 93 और 94, जी अब इन 3 पैरों में क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा। जी अब इन 3 पैरों में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि कोई भी अथॉरिटी अगर पाई जाती है कि उस कोई वायलेशन हुई है किसी की डिमोलिश करने में, जी तो वो जो है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट हो सकती हैं, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है उस अथॉरिटी के खिलाफ, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तक का प्रावधान उस डायरेक्शन में दिया गया है। अब और मेन बात जो मैं बताना चाहूँगा, अगर कल को अब जैसे अब हम कहेंगे अगर किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है, नेचुरली वो जो है कोर्ट में जाएगा, उसको चैलेंज करने का उसको राइट है, क्योंकि राइट टू अप्रोच द कोर्ट इज आल्सो फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो तो अप्रोच कर सकता है ना। अगर वो अप्रोच कर गया और उसने ये साबित कर दिया कि ये जो डिमोलिश हुई है ये डायरेक्शंस के विरुद्ध हुई है या उसकी अवमानना में हुई है, अगर उसको तो कोर्ट उसको उसमें ऑर्डर कर सकती है कि जो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो है वो प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करेगा। रेस्टिट्यूट मतलब कि उसको जो है रिस्टोर करके देगा, और उसमें गवर्नमेंट का कोई उसमें जो है ड्यूटी नहीं दी गई है, वो अपनी पर्सनल पॉकेट से उसको रेस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने इन केसों में देखा कि जैसे हाई ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कह रहे हैं कि डीसीज ने सब परमिशंस ली हैं, जो भी है, अगर हम ये कहें कि अगर कोई ना कोई चूक अगर कोई सामने आती है तो जो है, या अगर उसको रेस्टिट्यूट करनी पड़ गई किसी पब्लिक ऑफिसर को जी, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल भी हमें पाबंदी है इसमें। 92 जो पैरा आपने बताया उसमें लिखा गया है कि हर स्टेट जो है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी इन डायरेक्शंस को। जी तो इसीलिए हमें जो है ये पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई पब्लिक ऑफिसर जो है इस जो है रेपरकशंस हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं, इनके अंदर जो है वो जो है अपने हाथों में, अपने कानून को अपने हाथ में ना ले और जो है इससे बच सके। जी। अच्छा कमर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दलीलें हुई हाई कोर्ट में और सरकार के पक्ष से भी अधिवक्ता पेश हुए, उन्होंने भी दलीलें रखी होंगी, तो आपने जो 91, 92 और 93 नंबर की मुख्य तौर पर बात कही, तो वहाँ पर दलीलों में क्या कुछ हुआ और उस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा? मैंने तो सबसे पहले दलील ये रखी हाई कोर्ट में कि ये जो इन्होंने वॉर शुरू की है अगेंस्ट द ड्रग्स, वो बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल उसमें मैं कहूँगा कि ठीक है। अगर पर ये मैंने उसमें दलील दी है कि अगर ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, फिर इनकी कार्रवाई जो है वो इलीगल साबित हो सकती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंदर एक चैप्टर 5A 1989 में दिया गया था, अमेंड किया गया था वो एक्ट को ही, और उसमें उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है कि आपने जो इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है अंडर एनडीपीएस एक्ट, जो नशा बेच के या खरीद के बनाई गई है, जी, जो इसमें सब्जेक्ट मैटर है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्रोसीजर उसमें बताया गया, उसमें प्रोसीजर का लास्ट रिजॉर्ट जो है वो है फोरफीचर मतलब आप उसको जब डिक्लेयर करोगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिक्लेयर करेगी कि इट इज इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो जो है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फॉरफिट करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरफिचर डिक्लेयर होने के बाद फिर उसको जो है वो अपने बंदे जो जिसकी प्रॉपर्टी बताई गई है उसको ऑर्डर पास करेगी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उसके पोजेशन जो है, कब्जा जो है उस प्रॉपर्टी का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे। जी, और अगर वो नहीं देता 30 दिन में, तो बाय फोर्स और बाय द यूज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकती है। इसके बाद एक्ट के अंदर डेमोलिशन की कोई प्रोविजन ही नहीं है, और अगर ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसको प्रोसीड करेंगे तो सर्टेनली इट विल बी इलीगल ओनली अंडर एनडीपीएस एक्ट।
और सेकंड जो है वो मैंने इसमें बताया कि अगर ये किसी और एक्ट में चाहे तो वो कर सकते हैं डेमोलिशन, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कौन सा एक्ट है जो? वो पंजाब म्युनिसिपल एक्ट हो सकता है जी, और भी कोई और कानून हो सकता है, पर सर्टेनली नॉट एनडीपीएस एक्ट, क्योंकि ये नशा तस्करों के साथ अगर हम उसको कंबाइन करके चले तो फिर तो एनडीपीएस एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। और जो जिनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रही है वो ये प्ली ले सकते हैं कोर्ट में कि देखो जी कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये कार्रवाई हुई है और एनडीपीएस एक्ट के अंदर डेमोलिशन की कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो सरासर ये इलीगल साबित हो सकती है कोर्ट में। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो है वो इसको चैलेंज नहीं करेंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रही है सर्टेनली दे विल चैलेंज इट। और मैं जो ये बता रहा हूँ कि अगर एनडीपीएस को साथ कंबाइन करके चलेंगे तो फिर डेमोलिशन की प्रोविजन एनडीपीएस एक्ट में नहीं है। और अगर हमने डेमोलिशन कोई अदर लॉ में भी करनी है, सपोज कोई अक्यूज्ड है, क्राइम है उसने किया है, अगर उसकी प्रॉपर्टी की डेमोलिशन हमने किसी और एक्ट में भी करनी है, फिर हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट जो हमने डायरेक्शंस बताई हैं वो तो उसको सरासर माननी ही पड़ेंगी। ये दलील जो है हमने कोर्ट में दी थी जी। और इसको जो है हमने दूसरी एक और चीज बताई। एक जो 2023 में क्रिमिनल लॉ जो अमेंड किए गए थे, नए कानून लाए गए थे, उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया था 2023 में जिसको हम कहते हैं सेक्शन 107 BNSS 2023, जो ऐड हुआ था 2023 में और लागू हुआ 2024 में। ये सेक्शन जो है ये क्राइम को कम करने के लिए ही इसमें लाया गया है। पहले सीआरपीसी में ये सेक्शन नहीं था। अब ये सेक्शन में जो प्रावधान दिया गया है इसमें पुलिस की ड्यूटी बताई गई है कि वो जो है इट डील्स विद द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। सपोज समबडी हैज, उसने कोई क्राइम किया मतलब एनडीपीएस में किया, मोटर व्हीकल एक्ट में किया, या कोई भी स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, व्हाटएवर, कोई भी उसने क्राइम किया और उससे वो क्राइम करके उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई, उसे हम कहेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब जो क्राइम्स करके हमें मिले, वो चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे पैसा हो। इस चीज से डील करने के लिए ये 107 सेक्शन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया, लाया गया केंद्र सरकार द्वारा। इसमें जो प्रोविजन बताई गई कि पुलिस आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम है और सीधा कोर्ट में अप्रोच करेगी पुलिस कि फॉर डिक्लेरेशन कि हाँ इसको डिक्लेयर करो कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। कोर्ट उसके बाद सारी एविडेंस लेने के बाद उसको जब डिक्लेयर कर देगी कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम बनती है, तो उसके बाद वो सीधा डीसी जो कंसर्न होगा उसको सीधी हिदायत दे सकती है कि आप ये प्रोसीड ऑफ क्राइम मैंने डिक्लेयर कर दी, आप अब इसको फॉरफिट करो टू द गवर्नमेंट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि एनडीपीएस में अगर कार्रवाई हो रही है तो फॉरफीचर होती है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस सेक्शन में हम उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट भी कवर कर दी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर इस सेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी फॉरफिट होगी टू स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें जो वाइटल थिंग आपने बताई, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है, सपोज कोई स्नैचिंग हुई, ठीक है, या कोई डकैती हो गई, तो बंदे को क्या मिला, विक्टिम को क्या मिला? विक्टिम को क्या मिलता है? एफआईआर। विक्टिम को क्या मिलता है कि एफआईआर हो गई, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। प्रॉपर्टी आई या ना आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ में एफआईआर दर्ज करना इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम और इन्वेस्टिगेट करना, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। पर इसमें विक्टिम को क्या मिला? विक्टिम को तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए ये सेक्शन 107 लाया गया। अब मैं आऊंगा कि फॉरफिट जब उन्होंने कर ली कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी प्रोसीड ऑफ क्राइम, फिर डीसी को ऑर्डर किया जाएगा इमीडिएटली कि ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, चाहे वो पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, इसको जो है आप डील करो और विक्टिम को डिस्ट्रीब्यूट करो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ताकि विक्टिम को इंस्टेंट रिहेबिलिटेशन मिले। क्योंकि सपोज 10 लाख की डकैती हो गई या 10 लाख की चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, तो अगर वो प्रोसीड ऑफ प्रॉपर्टी 40 लाख की है तो वो प्रॉपर्टी बेच के एक्चुअल लॉस तो उसका इंस्टेंटली कवर कर सकते हैं ना सरकार। इसीलिए ये 107 ला, इसीलिए हमारा ये दूसरी प्रेयर थी कि सेक्शन 107 को अगेंस्ट द प्रोसीड ऑफ क्राइम, आप इसको क्राइम को खत्म करने के लिए जो आपने ड्राइव चलाई है उसमें डेमोलिशन के साथ साथ
एनडीपीएस का प्रोसीजर विच सेज फॉरफिचर टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो करो, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी थोड़ा ना डिमोलिश कर सकते हैं, वो तो उसका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देख के ही है ना, जिसपे बहुत ज्यादा पर्चे हैं उसकी तो कर दो, पर जिसपे 1-2 पर्चे हैं पर उसकी हम डिमोलिश थोड़ा ना कर देंगे, उसमें आप एनडीपीएस का प्रोसीजर एप्लीकेबल कीजिए इसके डेमोलिशन ड्राइव के साथ। और 107 को रिलेटिंग टू द अदर क्राइम्स, एनडीपीएस एक्सेट्रा, मतलब जो और भी क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में, स्ट्रीट क्राइम्स हो गए, 107 को भी एप्लीकेबल कीजिए। और इंस्टेंट जो है वो रिहेबिलिटेशन, इंस्टेंट कंपनसेशन, इंस्टेंट लॉस जो है रिपेयर करो, डैमेज जो एक विक्टिम को हुआ है ऑफ द क्राइम, ठीक है ना, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोर्ट के थ्रू इमीडिएट रिलीफ जो है विक्टिम को मिले जी। और इसीलिए 107 को मैंने अपनी प्ली में रखा कि इसको भी इस ड्राइव का हिस्सा बनाना चाहिए। जी। अच्छा वकील साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की भी बात की, एनडीपीएस एक्ट की भी बात की, लेकिन मुख्य तौर से आपने जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने अब किस सवाल का जवाब सरकार से मांगा है? हाई कोर्ट ने इसमें ये मांगा है जी कि जो इन्होंने प्ली रेस की है कि आप उस पर जवाब दो कि आप जो है इस पे क्या करोगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जवाब तो जो होता है जो वो पटिशन का होता है, पटिशन में हमने क्या क्या दलीलें दी, अब उन्होंने उसी का जवाब देना है। अब मैंने ये आपको बताया कि जो फर्स्ट मेरी प्रेयर थी वो थी कि इस ड्राइव के साथ एनडीपीएस का प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करे, वो सरकार को बताना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं या क्यों, कब करेंगे। और 107 जो सेक्शन मैंने आपको बताया विच इज इन द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर, या उसको कैसे आप रिलीफ दिलवाएंगे। और एक थर्ड रिलीफ जो मैंने इसमें बहुत ऐड किया था, मोटर व्हीकल एक्ट को भी मैंने एनडीपीएस के साथ जोड़ा। वो कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि व्हीकल्स भी एनडीपीएस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई व्हीकल गाड़ी में से कोई नशा मिला या कुछ भी मिला, ड्रग मिला, यहाँ कोई गाड़ी का हम देखते हैं रोड साइड एक्सीडेंट्स हो गए, मोटर एक्सीडेंट्स हो गए, तो इसमें एक सेक्शन 19 मोटर व्हीकल एक्ट है जो हमें अथॉरिटी देता है कि अगर कोई मोटर व्हीकल को यूज किया जाता है कोई नारकोटिक एनडीपीएस के ऑफेंस के अंडर, या उसके साथ कोई ऑफेंस किया जाता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें पुलिस हमें बिना वारंट के पकड़ सकती है और पुलिस की ड्यूटी बनती है 168 BNSS के अंदर कि टू प्रिवेंट करना कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो मैंने ये थर्ड ग्राउंड जो प्ली मैंने ली कि हमें इस ड्राइव का हिस्सा मोटर व्हीकल एक्ट के साथ भी जोड़ना चाहिए। और प्रॉपर्टी जो मोटर व्हीकल्स है वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं। जैसे हमने देखा कि ड्रग्स मिले तो वो केस प्रॉपर्टी बन गई, और दैट इज अगर किसी ने नशा बेच के गाड़ी खरीदी है तो वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम में आएगा। तो जैसे हमने देखा एयरपोर्ट रोड पे वो भी हमारी PIL मोटर व्हीकल एक्ट में चल रहा है कि मर्सिडीज गाड़ी एक सीधा चाय की दुकान में घुस गई थी और वो बंदे की जो है वो डेथ भी हो गई थी उसमें। तो इन दैट केसेस, मोटर व्हीकल केसेस, उसमें भी हमारी अथॉरिटी है कि हम उसको फॉरफिट कर सकते हैं व्हीकल्स को, और विक्टिम्स को जो है इंस्टेंट रिलीफ दिला सकते हैं। तो ये जो मेरे 3 रिलीफ हैं, अब मैं इसमें यही कहूंगा कि ये तीनों रिलीफ मैंने प्रे किए हैं कि आप इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स नहीं होना चाहिए, ये वॉर अगेंस्ट क्राइम होना चाहिए। हमें जो है एवरी एफर्ट हमें करना चाहिए कि पंजाब से क्राइम को खत्म किया जाए। और ये जो 3 मैंने बताए हैं कि ये भी 3 जो चीजें हैं, जो 3 कानून हैं, इसको भी इस ड्राइव का हिस्सा बना के इनको भी प्रॉपरली लागू किया जाना चाहिए ताकि पंजाब से क्राइम खत्म हो सके। अच्छा वकील साहब, इन शॉर्ट आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार को कानून के दायरे में रह के क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को देखो जी, सबसे पहले अगर उन्होंने डेमोलिश करनी है कोई भी प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कहता एनडीपीएस की ही बंदे की अक्यूज की करनी है, कोई भी अक्यूज है उन्होंने डिमोलिश करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर। उन्होंने बताया कि ये डायरेक्शंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले तो वो डायरेक्शंस को फॉलो करें ताकि उसकी कोई भी जो है रिवर्स एक्शन जो है वो हम इनवाइट ना करें, किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो इन फ्यूचर। सेकेंडली, जो मैंने ये 3 कानून और बताए हैं, एनडीपीएस का प्रोसीजर फॉरफिट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए प्रॉपर्टी, ताकि एक डर पैदा हो कि मैंने क्राइम नहीं करना, अगर मैं क्राइम करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मुझसे छीनी जा सकती है, वो डिमोलिश हो सकती है। इसीलिए एक डर हमें पैदा करना चाहिए लोगों के मन में। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे पहले सरकार को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि लोगों को कानून के बारे में अवेयरनेस दिलानी चाहिए
जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक रेड लाइट क्रॉस करने के ऊपर भी आप पे FIR दर्ज हो सकती है। कितना छोटा सा ऑफेंस है जो गली गली में होता है। ये 184 सेक्शन है, इट इज कॉल्ड डेंजरस ड्राइविंग। तो अगर आप लाल बत्ती क्रॉस कर जाते हो तो इस पे भी आप पे FIR हो सकती है, इस पे भी पुलिस आपको पकड़ सकती है, पर ये लोगों को पता ही नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि हर एक कानून सबसे पहले लोगों को अवेयर करवाना चाहिए कि आप अगर ये क्राइम करोगे तो आपको ये सजा हो सकती है। अगर आज डर पैदा हो जाए कि अगर मैं कोई भी क्राइम करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जा सकती है, मुझे जेल हो सकती है, मैं पर्चा दर्ज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 50% क्राइम जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा। और क्राइम होने के बाद अगर हो भी गया, अगर उनको पता है कि मुझे इंस्टेंट जो है डैमेज देना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा, तो वो विक्टिम्स के लिए भी तो बेनिफिशियल है ना, कि उनको जो है 107 के नीचे वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जी चलिए, वकील साहब हमारे साथ तमाम उठते सवालों के जवाब बड़ी गहराई से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब देखने वाली बात होगी कि PIL पर 25 मार्च को सरकार के वकील क्या जवाब देते हैं। और वैसे भी वकील साहब ने तमाम जो कानूनी तौर पर दांवपेच हैं वो समझा ही दिए, साथ ही ये भी कहा कि लोगों को जो है वो जागरूक करना चाहिए कानून को लेके। लेकिन कानून को लेके सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है वो भी अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसके साथ ही वकील साहब ने जो बात कही है कि बार अगेंस्ट ड्रग्स नहीं, बार अगेंस्ट क्राइम होना चाहिए, तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि 25 मार्च को कानूनी कटहरे में पंजाब सरकार क्या जवाब देती है। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, चंडीगढ़।